व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए शेल? शेल का मतलब होता है एक हॉलो स्फेयर जिसका वॉल्स का थिकनेस बहुत ही कम हो, एकदम पतला, ठीक है, बिल्कुल ऐसा बोलें कि सिर्फ सरफेस ही है उसमें एंड देयर इज नो वॉल्यूम, ठीक, ऐसा जो एक स्फेयर होगा दैट विल बी नोन एज अ शेल। तो ऐसे किसी शेल पर हमने चार्ज दिया हुआ है एंड चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स कहीं पर भी चार्ज की डेंसिटी कम या ज्यादा नहीं है, इट इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। तो सपोज वी हैव अ स्फेरिकल शेल लाइक दिस, ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है एंड द रेडियस सेंटर ऑफ द शेल is O and its radius is suppose R, and from the center of the shell there is a point P where we have to find electric field. Suppose this is the point P, or you can take here also. Suppose here we are taking point P. Okay, so this is our point P where we have to find the electric field due to this shell, and charge on the shell, the nature of the charge on the shell is यूनिफॉर्म, पूरे शेल पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसे इक्वल डिस्टेंसेस पर प्लस साइन दिखा देते हैं। इक्वल डिस्टेंस मीन्स कि सब जगह एक ही डेंसिटी वाला चार्ज है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी सेम एवरीवेयर। अब पास पास अगर प्लस साइन या माइनस साइन भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। अगर हम पास पास बना देते हैं तो जैसे मान लो यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं इस जगह पे, तो इसका मतलब होगा कि इस रीजन में चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो हमें, हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये बोल रहा है कि हमें चार्ज डेंसिटी सेम लेना है सब जगह, ठीक है। तो इसीलिए जो प्लस साइन है उनको इक्वल डिस्टेंस पर ही बनाएंगे। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है एंड चार्ज डेंसिटी इज सपोज सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज जनरली डिनोटेड विद द सिंबल सिग्मा। सिग्मा मीन्स चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सिग्मा क्या चीज है? हियर सिग्मा इज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, दैट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ओके, चार्ज डेंसिटी, दिस इज नोन एज चार्ज डेंसिटी। तो ऐसा हमारे पास एक शेल है जिसका रेडियस r है और इस पर टोटल चार्ज है सपोज प्लस क्यू चार्ज है और ये पूरे सरफेस में फैला हुआ है। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ठीक है। ये जो P पॉइंट का डिस्टेंस है इसके सेंटर से सपोज R डिस्टेंस पर है, स्मॉल r। तो P पॉइंट पर, ये जो P पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वी हैव टू आइडेंटिफाई ए गॉसियन सरफेस। व्हाट इज ए गॉसियन सरफेस? Gaussian surface is a closed surface which must include the point P and it has to be symmetrical about the charge distribution, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम एक Gaussian surface आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। गॉसियन सरफेस हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? एक स्फेरिकल सरफेस पर फैला हुआ है, तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस ठीक रहेगा। एक्चुअली गॉसियन सरफेस आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब वी कैन चूज इट एज पर आवर कन्वीनियंस। जैसा सरफेस चूज करने से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, वैसा सरफेस हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई प्री डिफाइंड नहीं होता है। ओनली थिंग इज द सरफेस हैज टू बी क्लोज्ड वन and the P point must be there on the surface and it has to be symmetrical about the charge distribution। तो इस केस के लिए हम एक स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, जो इस शेल के साथ कंसेंट्रिक हो और उसका रेडियस इतना हो स्मॉल r के बराबर। स्मॉल r के बराबर रेडियस क्यों होना चाहिए? जिससे कि P पॉइंट उसी सरफेस के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो हम एक स्फेयर ले लेते हैं स्मॉल r रेडियस का। सो दिस ग्रीन स्फेयर इज the Gaussian surface we have selected for this case, यानी spherical charge distribution के लिए ये जो green surface है यही हमारा Gaussian surface के लिए सबसे suitable रहेगा, ठीक है, Gaussian surface। तो ये एक closed sphere है, ठीक है, और इस sphere की रेडियस हमने r ली है स्मॉल r, जिससे कि P पॉइंट इसी सरफेस के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा एक स्फेयर हो गया।
अब P पॉइंट यहां पर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप होगा कि P पॉइंट पर हम एक एरिया एलिमेंट चूज करेंगे। एरिया एलिमेंट एट P पॉइंट पर एक एरिया एलिमेंट चूज करो। यहां पर इस जगह पर हम एक एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। इस एरिया एलिमेंट का एरिया सपोज ds है, ds। तो इस एरिया एलिमेंट के लिए जो एरिया वेक्टर हम बनाएंगे वो कैसे होगा? इस एरिया एलिमेंट के नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा दैट विल बी नोन एज एरिया एलिमेंट वेक्टर। ठीक है, तो P पॉइंट पर हमने एक एरिया एलिमेंट वेक्टर बना लिया ds। ठीक है, ds क्या चीज था? इस सरफेस का एरिया। तो वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ds वेक्टर। तो एरिया एलिमेंट वेक्टर एट P बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करना है? एंगल आइडेंटिफाई करना है। एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाते हैं P पॉइंट पर। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? स्फेरिकल सरफेस पर है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो रेडियली इनवर्ड हो जाता। ठीक है, तो P पॉइंट पर जो हमने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये ब्लैक वाला जो वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो यू कैन सी हियर दैट द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 0। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। नाउ थर्ड स्टेप, स्टेप 3। व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? वी हैव टू फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया वेक्टर ds। फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट ds। ds एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा? सपोज दिस इज d phi, so d phi is E dot ds। E dot ds means E ds cos 0 and cos 0 is 1, so the flux becomes E ds। So this is our flux passing through the area element ds। Now the next step is step 4। Step 4 is flux, to calculate the flux passing through the complete Gaussian surface। Okay, so step 4 is flux passing through the whole Gaussian surface। ठीक है, कितना होगा? हाउ टू कैलकुलेट दिस फ्लक्स? phi। तो ds एरिया से d phi फ्लक्स पास हो रहा है, तो पूरे एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा? हाउ डू वी फाइंड इट? ds एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा था दैट इज d phi। दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड टू फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल गॉसियन सरफेस। एंड ये जो इंटीग्रेशन के ऊपर हमने एक सर्कल बनाया है, व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली सर्कल भी नहीं है, इसको हमने फील्ड सर्कल बोल सकते हैं। सो फील्ड सर्कल का क्या मतलब? सर्कल बनाया और उसको ऐसे फिल कर दिया इंक से। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फील्ड सर्कल? अगर एम्प्टी सर्कल होता है ऐसे, इट मीन्स इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड पाथ। ओके, क्लोज्ड पाथ, और यू कैन से क्लोज्ड लूप। अगर ऐसे ही एम्प्टी सर्कल है, इसका मतलब होता है क्लोज्ड लूप में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सर्कल बोल सकते हैं क्लोज्ड पाथ में इंटीग्रेशन। बट अगर उसको फिल कर दिया देन इट इंडिकेट्स इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है? ई ds की वैल्यू हमें ई ds को इंटीग्रेट करना है। नाउ सी, ई जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, since the Gaussian surface is symmetrical, see the diagram, Gaussian surface is symmetrical about the charge distribution। Symmetrical about the charge distribution means what? Every point of the Gaussian surface, ये ग्रीन वाला है, Gaussian surface का हम कोई भी पॉइंट लें वो चार्ज वाली जगह से इक्वल डिस्टेंस पर है। कोई भी पॉइंट किसी भी जगह पर अगर हम लें तो क्या देखेंगे कि चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है Gaussian surface का हर पॉइंट। इसी का मतलब है symmetrical about the charge distribution। So if the distance from the charge is same,
of every point of the surface, Gaussian surface. It means electric field at every point, here, here, or any other point on the surface. Electric field is same everywhere. If the value of electric field is same everywhere, that is constant, then this constant E can be taken out of the integration. तो E को हम कॉमन ले लेते हैं. Now we have to only integrate ds. ds means small area element and integration means summation. इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना. तो अगर स्मॉल एरिया एलिमेंट ds को अगर हम सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दें, ds 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 ds, सारे ds को हम ऐड कर दें स्फेयर के लिए, देन व्हाट डू वी गेट? एरिया ऑफ द कंप्लीट गॉसियन सरफेस. ओके, सो रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज small r. So area of this spherical Gaussian surface will be 4 pi small r square. So this is our flux passing through the whole Gaussian surface. Okay. Now the step 5. Step 5 is write flux according to Gauss law. ये जो flux हमने निकाला है, this is calculated flux. ये हमने कैलकुलेट करके निकाला है. ठीक है, इतना फ्लक्स आ रहा है हमारा. स्मॉल एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स जाएगा, फिर कंप्लीट गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, उसको हमने कैलकुलेट करके निकाला. बट नाउ वी विल राइट द फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गॉसियन सरफेस? इट इज 1 by epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस. ठीक है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है. सो इन दिस केस दिस ग्रीन सर्कल इज आवर गॉसियन सरफेस. ये हमारा गॉसियन सरफेस है. गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है? देखो चार्ज कहाँ था? ये शेल के ऊपर चार्ज था. ये जो रेड वाले प्लस लिखे हुए हैं, ये गॉसियन ये हमारा चार्ज था स्फेरिकल शेल के ऊपर. तो गॉसियन सरफेस के अंदर इस शेल का पूरा चार्ज आ रहा है. कंप्लीट चार्ज ऑफ द शेल इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस. इट मींस इन दिस केस Q enclosed इज इक्वल टू Q. कैपिटल Q उधर लिखा था तो सेम सिंबल यूज करेंगे तो पता चलेगा कि हम सेम चार्ज यूज कर रहे हैं. सो इन दिस केस कंप्लीट चार्ज ऑफ द शेल इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस. सो आवर फ्लक्स इज 1 by epsilon naught capital Q. Okay. So this is our equation 3. Now we have got two fluxes here. One is according to calculation. This one is according to calculation and this one is according to Gauss law. And both of these fluxes are for the same surface. It means their values must be same. दोनों ही flux एक बराबर होने चाहिए. So here we come to our last step, that is step 6. Here what do? We equate these two fluxes. One is according to calculation and one is according to Gauss law. Therefore, from equations 2 and 3, from equations 2 and 3, what do we get? E into 4 pi r square is equal to 1 by epsilon naught Q. From here, rearranging the equation, we get 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. So this is our electric field at a point P which is at distance small r from the center of a uniformly charged spherical shell. अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसमें तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं. पॉइंट चार्ज के लिए जो हमने किया था पिछले क्लास में, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल शेल which is at a point which is at a distance small r from the center. तो इस बात का आंसर ये है कि चार्ज्ड स्फेरिकल शेल हो, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, जैसे कि इस डायग्राम में है हमारे इस केस में, जो ब्लू वाला स्फेयर है इसके ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके बाहर एक पॉइंट P है. P पॉइंट कहाँ पर है? स्मॉल r डिस्टेंस पर, एंड स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. इट मीन्स P is outside the sphere. P is outside the shell. ठीक है, P पॉइंट जो है वो शेल के बाहर है बिकॉज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R.
तो बाहर वाले पॉइंट के लिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है अभी, इट इज सिमिलर टू द केस व्हेन देयर वाज ए पॉइंट चार्ज नॉट ए डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था स्मॉल आर डिस्टेंस पर, बिल्कुल वैसा ही आया। सो इट इज द मैथमेटिकल प्रूफ दैट फॉर ए पॉइंट आउटसाइड, फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द शेल, ठीक है, फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द शेल it behaves as if all of its charge is situated at its center। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल प्रूफ है इस बात का कि भले ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बट एक आउटसाइड पॉइंट के लिए ये शेल पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज दिस वन, आगे कई बार यूज होगा। क्या डिस्कशन? कि भले ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बट आउटसाइड पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज के जैसा ही बिहेव करता है। ठीक है, अच्छा ये आउटसाइड में था पॉइंट, शेल के बाहर था पी पॉइंट, देखो इस केस में। लेकिन अगर हम शेल के सरफेस पर ही ले लें पॉइंट को, ठीक है, मान लो कि ऐसा कुछ करें, थोड़ी यहां से भीड़ कम कर देते हैं, इन सब चीजों की हमें जरूरत नहीं। अब सपोज हमारा जो पी पॉइंट है वो यहां पर होता, अगर सरफेस पर ही होता पी पॉइंट, यहां पर मान लो ये है पी पॉइंट, ठीक है। अब पी पॉइंट सरफेस पर है, इसका मतलब है कि पी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल आर। ठीक है, अब इस पॉइंट के लिए इसको हम चलो P1 लिख देते हैं। P1 था आउटसाइड एंड P2 इज ऑन द सरफेस। सो अगर P2 पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो सारे स्टेप्स तो सेम ही होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, गॉसियन सरफेस आइडेंटिफाई करो। तो इस P2 पॉइंट के लिए जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और एक कंडीशन क्या होती है गॉसियन सरफेस में कि P2 पॉइंट या जो भी पॉइंट है जहां हमें फील्ड कैलकुलेट करना है, दैट पॉइंट मस्ट बी ऑन द गॉसियन सरफेस। ओके, गॉसियन सरफेस मस्ट इंक्लूड दैट पॉइंट। तो अगर P2 पॉइंट के लिए हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वो सरफेस किस साइज की होगी, अगर स्फेरिकल हमने सरफेस लिया तो उसका रेडियस कितना होगा जिससे कि P2 भी उस गॉसियन सरफेस में इंक्लूड हो जाए। तो ऑब्वियसली उस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो हमें कैपिटल आर लेना पड़ेगा। यानी जैसे यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस था तो स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस लिया, इस केस में कैपिटल आर डिस्टेंस पर है P2 पॉइंट, तो हमें कैपिटल आर रेडियस का ही स्फेयर बनाना पड़ेगा। इट मीन्स द गॉसियन सरफेस विल कोइंसाइड विद द सरफेस ऑफ द शेल। ठीक है, गॉसियन सरफेस और जो हमारा शेल का सरफेस है दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे, और जब एक जैसे हो जाएंगे तो हमारे कैलकुलेशन में डिफरेंस कहां पर आएगा, देखो कहां पर डिफरेंस आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा E डॉट ds, क्योंकि जब तुम P2 पॉइंट पर एक सरफेस एलिमेंट लोगे और यहां एक एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाओगे तो वो भी सेम डायरेक्शन में ही आ जाएंगे। बिल्कुल सेम डिस्कशन जो यहां पर था, सेम डिस्कशन इधर भी होगा। तो इस कैलकुलेशन में नो डिफरेंस, इक्वेशन 1 ऐसे ही रहेगा, इक्वेशन 2 भी ऐसे ही रहेगा। यहां पर डिफरेंस आएगा, यहां डिफरेंस आएगा बिकॉज यहां जो ds एलिमेंट था वो ऐसे स्फेयर का एलिमेंट था जिसका रेडियस था स्मॉल r। ठीक है, और हमारा जो अभी हमने सरफेस पर लिया पॉइंट उसके लिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। P2 पॉइंट के लिए जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसमें स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या डिफरेंस आएगा, यहां पर जो स्मॉल r लिखा हुआ है यहां पर हो जाएगा कैपिटल R। ठीक है, यहां हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब हमारा गॉसियन सरफेस और जो शेल का सरफेस है दोनों सेम है। अच्छा, फिर यानी इक्वेशन 2 भी सेम हो गया। अब इक्वेशन 3 में देखो क्या डिफरेंस आएगा। इक्वेशन 3 में जो डिफरेंस आता है वो नेट एनक्लोज्ड चार्ज की वजह से आता है। तो नेट एनक्लोज्ड चार्ज इन दिस केस क्या होगा, तो जो गॉसियन सरफेस है और शेल का सरफेस दोनों सिमिलर हैं। इट मींस जितना भी चार्ज शेल के ऊपर है पूरा का पूरा इस बार फिर से गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा। इट मींस क्यू एनक्लोज्ड में भी कोई चेंज नहीं हुआ,
यानी इक्वेशन 3 भी सेम रहेगा। फिर लास्ट स्टेप जब हम करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर स्मॉल आर की जगह हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, तो बाकी सब कुछ सेम होने से फाइनल रिजल्ट में भी सिर्फ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और ये जो लास्ट में स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये वाला, ये भी यहां पर सही है, क्योंकि अब कैसा आ रहा है रिजल्ट, ऐसे आ रहा है कि क्यू चार्ज से कैपिटल आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो वो कितना आता है, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर के की वैल्यू लिख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां भी देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट। इट मींस ये वाला जो स्टेटमेंट है फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द शेल, ये स्टेटमेंट फॉर ए पॉइंट ऑन द शेल के लिए भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भले ही चार्ज शेल की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो शेल के ऊपर जो पॉइंट है उसके लिए और जो शेल के बाहर पॉइंट है उसके लिए, दोनों के लिए ये शेल एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, एज इफ कि पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऑल ऑफ द चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल। ओके, नाउ दो चीजें हमने कर ली, शेल के बाहर, शेल के सरफेस पर, और अब हम शेल के अंदर की बात करें। अगर मान लो कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है अब वो शेल के अंदर है। ठीक है, अब हम अगर P पॉइंट मान लो यहां पर लेते हैं, सपोज शेल के अंदर, इसका नाम लिख देते हैं P3, और सेंटर से डिस्टेंस है मान लो स्मॉल r। ठीक है, अब अगर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, P3 पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस, P3 पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस ऐसे बनेगा, क्योंकि P3 पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है, तो ये जो डॉटेड वाला सर्कल बन रहा है अब ये हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम गॉसियन सरफेस बना लिया हमने P3 पॉइंट के लिए और कैलकुलेशन शुरू किया, तो कहां कहां डिफरेंस आएगा कैलकुलेशन में, ये कैलकुलेशन सेम रहेगा, क्योंकि P3 पॉइंट के लिए जो हमने सरफेस बनाया वो भी स्फेरिकल है। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आएगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी आएगा, यानी E और ds के बीच एंगल फिर से 0 होगा। सो दिस कैलकुलेशन ऑफ इक्वेशन 1 विल नॉट चेंज। इधर आ जाओ, यहां भी क्या डिफरेंस आएगा, यहां भी अब ds जो सरफेस था उसके लिए हमने रेडियस लिया था r, तो यहां पर हम फिर से स्मॉल r लिख सकते हैं इस पॉइंट पर स्मॉल r, बट ये स्मॉल r पहले वाले स्मॉल r से डिफरेंट है। पहले जो r की वैल्यू थी वो थी ग्रेटर देन कैपिटल R, अब जो r की वैल्यू है वो लेस देन कैपिटल R है। किसके लिए, फॉर पॉइंट P3। ठीक है, P1 के लिए ये था आउटसाइड पॉइंट यानी कि P1, और अब हमने लिया है P3 विच इज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, तो इनसाइड द सरफेस के लिए यहां पर स्मॉल r क्या होगा, लेस देन कैपिटल R। ओके, यहां ये हो गया कैलकुलेशन। नेक्स्ट आगे आते हैं, Q नेट एनक्लोज्ड में क्या डिफरेंस आएगा, इसके लिए फिर से डायग्राम देखो। अब जो हमारा नया वाला गॉसियन सरफेस है, ये डॉटेड वाला स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, बिकॉज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन ए शेल। ओके, शेल का मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ द मैटर इज ऑन द सरफेस ओनली। ठीक है, और अंदर में कुछ नहीं है, हॉलो है, तो जहां मैटर नहीं होता है वहां चार्ज भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए इन साइड में अगर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वहां कोई भी चार्ज नहीं होगा। ओके, सो इन दिस केस फॉर ए पॉइंट इनसाइड द शेल नेट एनक्लोज्ड चार्ज विल बी 0। ठीक है, ये जो नेट एनक्लोज्ड चार्ज है इस केस में नेट एनक्लोज्ड चार्ज हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। तो इस केस में नेट एनक्लोज्ड चार्ज ये हो जाएगा 0, तो यहां पर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटेड फ्लक्स हमारा यहां था, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स आ जाएगा 0। अब इक्वेशन 2 और 3 को जब इक्वेट करेंगे तो इस साइड में तो कुछ नहीं आया, फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आ गया 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा 0 आ जाएगा फॉर ए पॉइंट इनसाइड द शेल। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि आउटसाइड द, अब हम सारी बातों को यहां पर समराइज कर लेते हैं।
for a uniformly charged spherical shell when R is greater than R is greater than capital R. ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पॉइंट इज आउटसाइड द शेल. ठीक है, स्मॉल आर क्या चीज है? शेल के सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस, और वो कैपिटल आर से बड़ी है, इसका मतलब पी पॉइंट शेल के बाहर है. तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square. Okay, then second thing, when small r is equal to capital R, small r is equal to capital R का मतलब क्या है? Point is on the surface of the shell. हमारा जो P पॉइंट है वो सरफेस पर ही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R स्क्वायर. ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर स्मॉल r है, यहाँ पर कैपिटल R है. नाउ थर्ड वन इज व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R. लेस देन कैपिटल R का मतलब क्या हुआ? पॉइंट इज इनसाइड द शेल. ओके, इनसाइड द शेल हुआ तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, वो जीरो आया क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं था. ठीक, तो ये तीन बातें हैं. और एग्जाम में कभी कभी ग्राफ भी पूछा जाता है कि इन बातों को ग्राफ से एक्सप्लेन करो. तो ग्राफ से कैसे एक्सप्लेन करते हैं? इसको x ले लेते हैं, x एक्सिस में ले लेते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, स्मॉल r लिखते हैं, इसको स्मॉल r सिंबल यूज करेंगे. इधर ले लेते हैं स्मॉल r और इस तरफ ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. ठीक है, और यहां पर r इक्वल टू 0. r इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? सेंटर. r इक्वल टू 0 का मतलब हुआ सेंटर वाली पोजीशन. ठीक है, स्मॉल r क्या चीज है? याद रखना है क्या चीज है? इट इज अ डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल. तो r इक्वल टू 0 का मतलब है कि सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो यहां देखो, सेंटर पर, सेंटर तो अंदर है ना शेल के, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0. और अंदर हर पॉइंट पर 0 रहता है क्योंकि अंदर मैटर नहीं है, मैटर नहीं है तो चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है. ठीक है, तो कहां तक 0 रहेगा? जब तक सरफेस पर नहीं आ जाएंगे. अंदर हर जगह 0 है. तो सरफेस वाला पॉइंट है सपोज ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यानी ये क्या है? सरफेस. और इसके बाद क्या शुरू होता है? आउटसाइड रीजन. इसके बाद आउटसाइड रीजन आ जाता है. तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है जब तक हम शेल के अंदर रहते हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक. ठीक है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड. R इज इंक्रीजिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ठीक, उसके बाद सरफेस पर जब पहुंच गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक कुछ डेफिनेट वैल्यू हो गई, इतनी वैल्यू. ठीक है, तो ये डेफिनेट वैल्यू सपोज यहां पर है, हम यहां पर इसको मान लेते हैं. ये वैल्यू क्या है? KQ बाय R स्क्वायर. तो जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्ट यहां पहुंच गई, इस पॉइंट पे. ठीक है, इस हाइट पे आ गई. और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखो यहां क्या हो रहा है? E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी जैसे जैसे हम r की वैल्यू बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज एज पर दिस रिलेशन E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. ठीक है, ये r बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है. और क्या ये जो ब्लू वाला ग्राफ है E का, क्या ये इस रेड वाले r एक्सिस को टच करेगा? तो इसका आंसर है नहीं. इट विल नेवर टच बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. एज r टेंड्स टू इंफिनिटी देन E टेंड्स टू 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगी जैसे जैसे r इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा. बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कभी नहीं, यानी कि इस जो रेड वाली एक्सिस है इसको कभी भी टच नहीं करेगा. ठीक है,